मान लीजिए आपने अपनी सारी जमा पूंजी एक क्रिप्टो करेंसी में डाली है क्योंकि आपको वादे किए गए हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके आप लखपति से करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे। आपके ढेर सारे बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी। तो आपने बैंक से लोन लेकर, अपने प्रॉपर्टीज़ को बेचकर, किसी से उधार मांगकर, चाहे जितना भी पैसा हो आपने इकट्ठा करके इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। और आप जब जब अपना डिजिटल वॉलेट ओपन करके अपनी इन्वेस्टेड मनी को चेक भी करते हैं तो नंबर्स बढ़ते हुए भी नज़र आते हैं। तो आपको लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन एक दिन सब कुछ बंद पड़ जाता है और पता चलता है कि जिस क्रिप्टो करेंसी में आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कोई क्रिप्टो करेंसी थी ही नहीं। वो तो एक पॉन्जी स्कीम थी और आपके लगाए हुए सारे पैसे अब गायब हो चुके हैं। ऐसा ही हुआ था साल 2017 में, जब 175 देशों के 31 लाख लोगों को क्रिप्टो क्वीन रूजा इग्नतोवा ने $4 अरब यानी कि 31,000 करोड़ का चूना लगाया था। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो क्राइम टेल्स में। और क्राइम टेल्स में आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं रूजा इग्नतोवा की। रूजा इग्नतोवा यानी कि क्रिप्टो क्वीन, ये बुल्गारिया में रहने वाली एक महिला थी और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैम किया था। और इस स्कैम को करने के बाद वो यूं गायब हुई कि FBI आज तक उनका ट्रेस लगाने में लगी हुई है, लेकिन अब भी खाली हाथ है। और साथ ही अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने रूजा इग्नतोवा को दुनिया की टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में डाल दिया है। क्रिप्टो क्वीन यानी कि रूजा इग्नतोवा बुल्गारिया की रहने वाली थी। बहुत ही एम्बिशियस किस्म की इंसान थी ये। अब शुरुआत इन्होंने अपने फादर के साथ उनके बिजनेस में की। हालांकि लोगों का मानना है कि रूजा ने ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ाई की थी, वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली थी, इसीलिए उन्हें डॉक्टर रूजा इग्नतोवा भी कहा जाता है। लेकिन इस बात का कहीं कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी कि नहीं। साल 2014 वो समय था जब क्रिप्टो करेंसी ने अपने पैर जमाने शुरू ही किए थे। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी होती है जो कि दिखाई नहीं देती, वो पेपर करेंसी नहीं होती, डिजिटल करेंसी होती है। मतलब आपको पता होता है कि आपके पास पैसे हैं और वो पैसे बढ़ रहे हैं, और उन पैसों को जब चाहें आप नॉर्मल करेंसी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और रूजा ने ये बात भांप ली थी कि फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी में ही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में पैसे डालना और उसके बाद उसे बढ़ते हुए देखना, फिर उसे इनकैश करना, ये रूजा के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस था और उसे बनना था बेहद अमीर बेहद कम समय में। तो उसने एक दूसरा ही तरीका अपनाया। उसने अपनी ही करेंसी इजाद कर दी जिसे नाम दिया वन कॉइन। रूजा का कहना था कि वन कॉइन बिटकॉइन किलर होगा। रूजा ने अपने इस वन कॉइन को एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी की तरह प्रमोट करना शुरू किया जो कि अगर जिसमें आप अपने पैसे डालें तो वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि किसी भी इंसान की गरीबी मानो ख़त्म हो जाएगी। तो उसने लोगों को सपने बेचना शुरू किए कि अगर आप थोड़े से पैसे कहीं से भी जुगाड़ करके इस क्रिप्टो करेंसी में डालें, यानी कि वन कॉइन में डालें, तो आप बेहद जल्दी बहुत अमीर हो जाएंगे। आपके पास भी गाड़ी होगा, बंगला होगा, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी होगी। तो लोगों का अचानक ही बहुत ही रुझान बढ़ने लगा वन कॉइन की तरफ। उन्हें लगने लगा कि अब गरीबी के दिन ख़त्म होने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची, कुछ लोगों से उधार लिया, बैंक से उधार लिया, उधार देने वाली एजेंसीज से उधार लिया, और कुछ लोगों ने तो अपने अपने जानवर तक बेच दिए और वन कॉइन में पैसे इन्वेस्ट करने लगे। और शुरुआती दौर में लोगों को मुनाफा भी होने लगा, और वो जब अपने डिजिटल वॉलेट को ओपन करके देखते थे तो उन्हें पैसे इंक्रीज होते हुए भी दिखाई देते थे। वन कॉइन एक वेव की तरह उभर कर आया था
और रुजा उसे उसी तरीके से प्रमोट भी कर रही थी। वो दुनिया भर में जा जाकर वेबिनार्स करती और लोगों को बताती कि कैसे फ्यूचर वन कॉइन में है। रुजा ने बहुत ही दिमाग लगाकर, बहुत ही चतुराई से फोर्ब्स मैगजीन में अपने वन कॉइन के लिए एक पेड प्रमोशन कराया। और जब फोर्ब्स मैगजीन में वन कॉइन को फीचर किया गया तो ये और बड़ा लोगों के लिए अट्रैक्शन बन गया। अब बड़े बड़े लोग भी वन कॉइन में इन्वेस्ट करने लगे। वन कॉइन की पॉपुलैरिटी एक टाइम पे इतनी बढ़ी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसे लगाना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अफ्रीका, यूएस, चाइना, यहाँ तक कि इंडिया से भी लोगों ने वन कॉइन में बहुत सारे पैसे लगाए। और जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो स्क्रूटिनी में भी आने लगा ये वन कॉइन। लोग इसको क्रिटिसाइज भी करने लगे। लोग इसके ब्लॉकचेन एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने लगे। उनका कहना था कि जैसे कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग होती है वैसे वन कॉइन की माइनिंग नहीं होती। तो जैसे जैसे ये सारी बातें सामने आने लगी वैसे वैसे सिक्योरिटी एजेंसीज का भी ध्यान वन कॉइन के ऊपर जाने लगा। और अब रुजा को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके पीछे अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लग गई हैं और वो अपने वन कॉइन में इन्वेस्ट किए गए पैसों का क्या कर रही है, वो कैसे बढ़ रहा है, वो कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, इन सारे सवालों पर अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का भी ध्यान है। तो रुजा इग्नतोवा ये अनाउंस करती है कि वो इन सारे सवालों का जवाब देगी अक्टूबर 2017 में पोर्टुगल में। वो एक वेबिनार करेगी, एक सेमिनार करेगी और वहाँ पे सारे सवालों के जवाब लोगों को मिल जाएंगे। और ये अनाउंसमेंट करने के बाद वन कॉइन का वेब पेज कुछ दिनों के लिए डाउन हो जाता है मेंटेनेंस के कारण से। हालांकि 2 दिन के इस एरर के बाद सर्वर रिट्रीव हो जाता है, लेकिन एक बार फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है और उसके साथ लापता हो जाती है रुजा इग्नतोवा। आपको बता दें, ये वो समय था जब वन कॉइन में 175 देशों के 30 लाख लोगों ने 4 अरब डॉलर वन कॉइन में डाल रखे थे। और अब उन्हें ये पता चलता है कि वन कॉइन नाम की कोई क्रिप्टो करेंसी थी ही नहीं। वो जहाँ पैसे डाल रहे थे वो एक्चुअली एक पॉन्जी स्कीम थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम थी, जिससे एक क्रिप्टो करेंसी का नाम दे दिया गया था। और जिन लोगों ने पैसे इसमें डाल रखे थे, इस पॉन्जी स्कीम में पैसे डाल रखे थे, उनके पैसों का अभी कोई अता पता नहीं था और उनके पैसों के साथ साथ गायब थी रुजा इग्नतोवा भी। हुआ ये था कि जब रुजा इग्नतोवा को पता चला था कि अब वो जांच एजेंसीज के घेरे में आने वाली है तो उसने एक प्लेन पकड़ी और उसके बाद वो लापता हो गई। रुजा के गायब होने के बाद जांच एजेंसीज ने उसके कंपनी के ऊपर, उसके कंपनी में काम करने वालों के ऊपर शिकंजा कसा और उसके छोटे भाई को भी गिरफ्तार किया, जिसने ये सारे फ्रॉड के लिए खुद को गिल्टी माना और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और फिलहाल वो जेल में है। लेकिन रुजा की खोज अब तक जारी है। FBI भी इस पूरे कांड के बाद, इस पूरे स्कैम के बाद रुजा के पीछे पड़ गई, लेकिन अब तक इसके बारे में ये पता नहीं चला है कि रुजा उस प्लेन में बैठकर अगर कहीं गई तो वो गई कहाँ, वो लैंड हुई कहाँ। लोगों का ये मानना है कि बुल्गारिया में एक सिस्टम है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसे वहाँ के माफिया लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो रुजा को भी बुल्गारिया का एक ड्रग लॉर्ड, जिसे लोग ताकी के नाम से जानते हैं, उसने संरक्षण दे रखी थी, वो उसे प्रोटेक्ट करता था। और ये 2017 में जब ये स्कैम निकल कर सामने आया तो उसके बाद रुजा ताकी के ही संरक्षण में थी, लेकिन फिर भी उसे बुल्गारिया छोड़कर गायब होना पड़ा था। रुजा के बॉडीगार्ड ने रुजा के गायब होने के बाद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कहा था कि उसने रुजा से पूछा था कि तुम्हें तो ताकी का संरक्षण है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो तुम्हें बुल्गारिया छोड़ के जाने की ज़रूरत क्या है, तुम तो यहाँ सेफ हो। तो रुजा ने उसे कहा था क्योंकि उसके अपने ही लोग
नहीं चाहते कि वो बुल्गारिया में रहे, इसीलिए उसके लिए अब बुल्गारिया छोड़कर जाना ज़रूरी था। दुनिया की कई जांच एजेंसियों के साथ साथ एफबीआई भी रूजा इग्नतोवा को ट्रेस करने में लगी हुई थी। वो दुनिया के हर कोने में उसे ढूंढने में लगी हुई थी और साथ ही ये पता लगाने में लगी हुई थी कि वो 4 अरब डॉलर्स जो उसने 175 देश के लोगों को चूना लगाकर कमाए थे वो कहाँ थे। तो वो पता चलता है कि उसने ढेर सारे शेल कंपनीज़ में उन पैसों को डाइवर्ट करके फिर फाइनली अपने ही लैविश लाइफस्टाइल पर उसने वो पैसे खर्च किए थे। खैर, रूजा इसके बाद गायब थी और अब तक जैसा कि आपको बताया उसका कोई ट्रेस पता नहीं चला है। रूजा के वन कॉइन स्कैम का पैमाना इतना बड़ा था कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे हिस्ट्री का बिगेस्ट क्रिप्टो स्कैम बताया गया है और रूजा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे उसके लिए $1 लाख का इनाम रखा गया है। साल 2023-24 में पब्लिश हुई बुल्गारिया पुलिस की एक रिपोर्ट की अगर माने तो साल 2018 में रूजा इग्नेतोवा का मर्डर उसे ही संरक्षण देने वाले ताकी ने कर दिया था। उसने उसे अपने एक शिप पर बुलाया और वहीं पर उसकी जान ले ली और समंदर में उसकी डेड बॉडी फेंक दी। ये एक कहानी निकल कर आई, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रूजा इग्नेतोवा ने शायद प्लास्टिक सर्जरी करा ली है और वो दुनिया के किसी कोने में बहुत ही आराम की ज़िंदगी जी रही है। आपको क्या लगता है रूजा इग्नेतोवा के बारे में? क्या वो ज़िंदा है या वो मर चुकी है? क्या एफबीआई उसे कभी ढूंढ भी पाएगी या फिर ये एक ठंडे बस्ते में जा चुकी एक कहानी है? हमें अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्रिडन स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।